अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो क्लास 12 चैप्टर 16 फिज़िक्स का जो है उसके हमने न्यूमेरिकल करने हैं। अच्छा, चैप्टर 16 कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अच्छा, याद रखना न्यूमेरिकल कहाँ से कर रहे हैं? अनीस हुसैन से, एमी इंग्लिश सेंटर से और प्रैक्टिकल सेंटर से। ठीक है। और इसके सोल्यूशंस हैं। देखो, एक बात याद रखना, अगर आप पेपर में न्यूमेरिकल करते हो ना, आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल करने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं होती, और अगर आंसर ठीक होता है ना, गलत नहीं निकालते, कैलकुलेशन एरर नहीं करते, आंसर ठीक होता है, पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो कोशिश करा करो पेपर में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किया करो, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पूरे नंबर आए, जैसे मैथ में ले लेते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछूँ ना उसका जवाब ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, ताकि और बच्चों को भी आपसे सीखने में मदद मिले, और अगर कोई बच्चा अपना आंसर वेरीफाई करना चाहे तो वो भी कर सके। ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछूंगा जिससे कॉन्सेप्ट ही अच्छे हो जाएंगे आपके। तो चलो अच्छी तरीके से देखना और अच्छी तरीके से बात समझना। सबसे पहले कर लेते हैं अनीस हुसैन को फॉलो। ठीक है, अनीस हुसैन को फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद फिर एमी इंग्लिश सेंटर को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने गिवन डेटा की हेडिंग डालनी है कि आपको आखिर डेटा क्या दिया हुआ है, और फिर टू फाइंड करना है आपने। कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट। देखो, समझो आपके पास लिक्विड मौजूद है। यहाँ पे लिक्विड के लिए इन्होंने मोल का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये समझो ये आपने हीट दे दी, अभी बाकी सारी बात समझ में आ जाएगी। समझो इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड मौजूद है। अब हीट दोगे तो क्या होगा? वेपर बनना शुरू होंगे। वेपर बनते हैं ना, बॉयल होता है। आप अगर कभी पानी बॉयल हो रहा हो और उस पतीले के थोड़ा ऊपर हाथ रखो तो आपका हाथ गीला होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेपर बन रहे होते हैं। ठीक है। तो मोल कितना दिया हुआ है आपको? 1 मोल दिया हुआ है। ठीक है, 1 मोल दिया हुआ है। अच्छा, आपको लिक्विड की जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितनी दी हुई है? 50 सेल्सियस। अब आगे कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम V1, क्योंकि आगे एक और वॉल्यूम मिलेगा, तो 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर क्यूब। व्हेन द लिक्विड इज वेपराइज्ड एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, लिक्विड वेपराइज हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर मौजूद है हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो वो P हो गया आपके पास, जो कि आपके पास दिया हुआ प्रेशर 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल का दिया हुआ है। डेटा लिखो, और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पास्कल है, SI यूनिट है। द वेपर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, वेपर का भी वॉल्यूम है जो कि V2 हो गया आपके पास 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर क्यूब। द लेटेंट हीट टू वेपर 1 मोल ऑफ दिस लिक्विड एट 50 सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आप चाहते हो, ये आपको क्यों दिया हुआ है, आप ये चाहते हो कि आप 50 सेल्सियस पर, ज़रा इसको समझना, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट है। 50 सेल्सियस पर अगर आप चाहते हो कि आपके वेपर बने, यानी लिक्विड से गैस बने। अभी यहाँ क्या हो रहा है, देखो ना, यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है, और यहाँ क्या बनेगी? फिर गैस बनेगी। तो लिक्विड से जब गैस में कन्वर्ट होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जो हीट हमें चाहिए होती है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, उस हीट को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो हीट हमें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए मटेरियल को, देखो मेरे पास एक मटेरियल है, मुझे उस मटेरियल को इतनी हीट देनी है कि वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, वेपर बनेंगे, गैस बनेगी। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी दी हुई है, यानी हीट कितनी दी हुई है आपको? 3.48 मल्टीप्लाई 10⁴ जूल। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या डिटरमाइन करना है? आपको डिटरमाइन करनी है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U कैलकुलेट करनी है। एक बात याद रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। 50 सेल्सियस था, वेपर बन रहे तो भी 50 सेल्सियस है। जब फेस चेंज होता है ना मटेरियल का, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लिक्विड से गैस बन रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने घर के अंदर। और जब फेस चेंज हो जाता है फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है या कम होना शुरू होता है। वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि किस फेस में आप जा रहे हो।
अच्छा, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल क्यू माइनस डब्ल्यू। पूरे डेटा में कहीं कब डब्ल्यू का जिक्र हुआ है? यू तो दिया हुआ है, मतलब क्यू तो दिया हुआ है, डब्ल्यू तो है ही नहीं, यानी ये तो न्यूमेरिकल गलत है। नहीं भाई, न्यूमेरिकल गलत नहीं है, हम जो है वो कहते हैं फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू का फॉर्मूला पढ़ा है ना, पी डेल्टा वी, याद आया? अब डेल्टा वी नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये पता है कि डेल्टा वी बराबर होता है V2 माइनस V1 के। तो व्हाट अबाउट P? 1.03 मल्टीप्लाई 10⁵ व्हाट अबाउट V? इस लाइन को हटा देते हैं, ये लाइन बहुत डिस्टर्ब करेगी। अच्छा, व्हाट अबाउट V2? 5.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। व्हाट अबाउट V1? 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। तो व्हाट अबाउट W? जस्ट यूज़ योर कैलकुलेटर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो टेंशन नहीं लेना, जल्दी जल्दी काम करना भाइयों और बहनों। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.03 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 5.9 एक्सपोनेंट -2 माइनस 2.4 एक्सपोनेंट -5 6 आंसर माइनस में आ रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन आ रहा है 6.07 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉउल, ठीक है। तो अब आपकी हीट निकल आएगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू क्या दिया हुआ है 3.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और माइनस आपने निकाला भी है और माइनस आपके पास है भी, ठीक है। देखो माइनस आपने निकाला भी है, माइनस आपके पास है भी। एक मिनट ज़रा, या आई थिंक ये प्लस हो जाएगा आपस में, माइनस निकाला भी है माइनस है भी, तो माइनस, ये लो। अच्छा, अब इन्हें आपस में कर देते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आ रहा है। 3.48 एक्सपोनेंट 4 माइनस 6.07 एक्सपोनेंट 3 प्लस, बल्कि प्लस, तो 4.4 एक्सपोनेंट 4। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसे वेरीफाई कर लूँ। अच्छा नहीं, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, जस्ट ये वाला माइनस है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये ठीक आ रहा है, 2.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको ना आप साइंटिफिक नोटेशन को हटा दो, तो साइंटिफिक नोटेशन को हटाओगे तो ये होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 28730 जॉउल, ठीक है। माइनस नहीं है उसमें, माइनस यहाँ लगा रहा था ना मैं, ये नहीं है क्योंकि वो आएगा नहीं ना, ये तो छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो प्लस ही आना चाहिए था, ठीक है। मुझे लग रहा था माइनस भी आ सकता है इसलिए। अच्छा देखो, अब ये ज़्यादा बेहतर ये होगा कि इसे राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ करोगे तो 29000 आ जाएगा, राउंड ऑफ टेक्निक लगा लो, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेट हो गया। अब अगर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पता करना चाहो तो फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमसे इतना मांगा था हमने इतना निकाल दिया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर निकालना है ना, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट इसमें निकाला गया था, तो 9/5 मल्टीप्लाई 36.88 प्लस 32, तो TF सॉल्व कर आपके पास आएगा 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर मांगा गया था, वैसे इधर लिखा हुआ तो नहीं है। चलो यहीं तक ठीक है, ये रहा, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों क्या कराया मैंने? अच्छी तरह समझो ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और पेपर में करने का मज़ा भी आए। यकीन मानो, जब पेपर में बैठकर अपनी मर्ज़ी से, अपनी मेहनत से न्यूमेरिकल कर रहे होगे ना, तो सोचोगे कि चलो मैंने मेहनत करी तो आज वसूल हो गई। स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा वक्त होता है कि वो पेपर में जाकर अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर आए। अच्छा चलो अब आगे करते हैं। ये पता नहीं इतनी हार्ड क्यों हो गई, पहले तो नहीं थी, पहले तो ठीक था।
डस्टर से भी नहीं मिट रहा, इतना हार्ड हो गया। ज़्यादा अगर फोर्स लगाई ना तो बोर्ड ही बीच में से टूट जाएगा, लगता है इतना हार्ड हुआ हुआ है। चलो पहला हो गया। अब देखो अनीस हुसैन ने ना वो शायद नहीं बल्कि जो दूसरा वाला था ना वर्क एग्जाम्पल, उसको हटा दिया था, डायरेक्ट तीसरी वाली काउंट कर दी थी। तो इन्होंने तो ऑलमोस्ट तमाम ही काउंट कर दिया है, इतना तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जितना हो सकेगा मैं उतना अच्छा से करा दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अनीस हुसैन का अब हम करते हैं। अनीस हुसैन की तरफ से जो वर्क एग्जाम्पल आ रही है मेरे पास 16.3, 16.1 कर ली, 16.3 करते हैं। ये तो बहुत आसान है। 16.3 द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़। अच्छा अब मुझे समझ में आया ये चक्कर क्या है। ये जो सेल्सियस में आपको टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है ना, वो जो मैंने निकाला था, यहाँ जो मैंने अभी निकाला था ना फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, बेसिकली वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया था। तो बुक में शायद थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। जो चीज़ हमें उन्होंने वर्क एग्जाम्पल 16.3 में दी हुई है ना, उसकी कैलकुलेशन 16.1 में कर दी। तो ये उठाया ही जाता है मटेरियल कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, कर लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना है बॉडी का सेल्सियस में काउंट अगर आप करोगे तो 36.88 नॉर्मल, यानी बुखार वगैरह नहीं है, आपकी तबीयत ख़राब नहीं है। व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल? देखा वो फ़ारेनहाइट स्केल में वहाँ कैलकुलेट हुआ था, तो मुझे दोबारा करने की तो ज़रूरत नहीं है ना, आपको पता है कैसे होगा, लेकिन मैं चलो फिर भी बता दूंगा, मसला नहीं है। अ गैस कन्फाइड इन अ सिलेंडर, यानी गैस को भरा गया है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में ही भरा जाता है गैस को, शॉपर में तो भरेंगे नहीं। तो अंडरगोज एन एक्सपेंशन फॉर एन इनिशियल वॉल्यूम, तो इसमें एक्सपेंशन होती है, ठीक है। एक्सपेंशन यानी ये बढ़ती है, समझ लो पहले यहाँ थी फिर बढ़ी तो बढ़ के यहाँ आ गई, यहाँ से ये V1 हो गया और अब ये V2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? एक्सपेंशन यानी बढ़ना, कंप्रेशन का होता है कम होना। तो पहले कितना था, हम पहले कितने लीटर पे थे हम? वॉल्यूम जो था हमारा 2.0 L यानी लीटर की बात हो रही है। फिर हम कितने पे गए? 4.0 लीटर पे गए। अच्छा प्रेशर कितना आया? ATM लिखा हुआ है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा हुआ है। पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 1 × 10⁵ तो मैं कन्वर्ट करना होगा तो मैं करा दूंगा, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आंसर लीटर में ही दिया गया है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ATM। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन, ठीक है। अब ये तो कोई मुश्किल है ही नहीं मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता है कोई थोड़ा इतना मुश्किल सवाल है। तो W = P ∆V, अभी पीछे कैलकुलेट करा है। तो P V2 - V1, देख रहे हो कितने आसान न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। बस प्रैक्टिस करके जाना बच्चों आप लोग, ताकि ना आसान न्यूमेरिकल आ भी जाए ना तो आप इजीली करो। तो देखो ये 2 हो जाएगा, बेसिकली वर्क डन आपके पास 4 आ रहा है, 4। और ये जाउल का तो नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, जाउल नहीं होगा ये, क्योंकि देखो हमने ऐसा यूनिट रखा ही नहीं है, तो जाउल क्यों आने लगा। तो ATM कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है? ATM लीटर। ATM लीटर कैसे? देखो प्रेशर की वजह से ATM, V की वजह से लीटर। अब आप बोलोगे सर हम इसे जाउल इसे SI में करें या ऐसे, देखो चाहो तो इसको SI में भी कर सकते हो ले जाकर। आपको पता है लीटर और सेंटीमीटर क्यूब का क्या रिलेशन है, इसी तरह ATM का और इसका भी पता है, तो कर लो SI में, या ऐसे भी छोड़ दोगे तो चल जाएगा। ATM लीटर। अच्छा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना सिखाया था ना, 9/3 मल्टीप्लाई जो टेम्परेचर दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो है +32 ये लगाओ, और आपका टेम्परेचर जो है वो अभी कैलकुलेट किया थोड़ी देर पहले, आ जाएगा जो 98 बनेगा, ठीक है। कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे पहले वाला कर लिया होगा, ठीक है। अब चलो अगला करते हैं। अब एमी इंग्लिश सेंटर के शुरू होते हैं। तो एमी, अच्छा याद रखना एमी इंग्लिश सेंटर और प्रैक्टिकल सेंटर और अनीस हुसैन, इनमें बहुत सारे कॉमन हैं। तो प्रैक्टिकल सेंटर के मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, वो अनीस हुसैन और एमी इंग्लिश सेंटर में पहले ही आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल सेंटर में 1-2 न्यूमेरिकल दिए मैं, बहुत ज़्यादा तो 2, कम से कम 1।
तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अनीस हुसैनी एम इंग्लिश सेंटर फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मटेरियल है, इतना ज़्यादा है कि आराम से पेपर लग जाएगा। अब 50 ग्राम मास दिया हुआ है, 50 ग्राम का दिया हुआ है। अच्छा, ऑब्वियस है कि हमें इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना ही होगा, बल्कि नहीं करो, रहने दो, ग्राम में ही रहने दो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। ये हमारा 1 है न्यूमेरिकल नंबर, ठीक है। अच्छा, कॉपर है, वो कितने सेल्सियस पर है कॉपर? TC लिख रहा हूँ, 100 सेल्सियस पर है। इसको भी कन्वर्ट नहीं करना केल्विन में, इसी में रखना। इस प्लेस्ड इन वाटर, अच्छा, फिर वाटर में रख दिया गया, तो मास W दे दिया और ये C दे दिया। और W यानी पानी का मास कितना, मैं भी डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छी तरह बात क्लियर होगी, पहले ये डेटा समझो। और पानी का टेम्परेचर है आपके पास 20 सेल्सियस। देखो नॉर्मल बात है, आपने अक्सर देखा होगा ना, आपके घर में आप लोगों ने ज़िंदगी में ये एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर किया होगा कि चम्मच गर्म करके पानी में डाला होगा, फिर बुलबुले उठे होंगे और बड़ा मज़ा आया होगा, है ना, याद है ना। तो कभी दिमाग में ये बात आई कि वो जो चम्मच आप गर्म कर रहे हो, किसी भी मटेरियल का है, चाहे स्टील का है या आयरन का, जिसका भी हो, स्टील ही होता अक्सर, तो वो टेम्परेचर कितने पे टेम्परेचर पे चला जाता है वो चम्मच? 100 इसके करीब या इससे थोड़ा ज़्यादा चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। फिर पानी में डालते तो पानी का टेम्परेचर कितना होता है? पानी का टेम्परेचर 20, 30, 25 के करीब होता है। तो जब भी फिर इस तरह से आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, तो याद रखना, चलो इसको ऐसे समझ लो, ये आपके घर में पतीला रखा हुआ है, ठीक है, उसमें आपने पानी भरा और आपको एक्सपेरिमेंट का ख्याल आया, फिज़िक्स का एक, आपने आयरन कॉपर को गर्म किया। याद रखना, कॉपर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो अगर यहाँ से गर्म करोगे तो ये यहाँ भी गर्म होना शुरू हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि गर्म करने के लिए रख दिया और फिर पकड़ लिया उसको, आप बोले यार ये वाला हिस्सा तो मैंने आग पे रखा ही नहीं था, ये वाला रखा तो ये गर्म कैसे हो गया? कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, एनालॉजी है इसके अंदर। फिर आपने इसको इसमें डाला तो फिर एकदम से यूँ बुलबुले उठना शुरू हो गए, हाँ, गैस निकलना शुरू हो गई। समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? चलो, इफ़ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द, अच्छा, जब आपने दोनों को कर दिया तो फिर टेम्परेचर में फ़र्क आना है, जो कि फाइनल टेम्परेचर होगा, TF कह लेते हैं, 30 सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, M नहीं बल्कि CC। देखो वैसे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए C, कॉपर की है तो CC, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, उसकी वजह बताता हूँ क्यों। तो CW दिया हुआ है आपको, तो जो कि दिया हुआ है 4.18। अब देखो ये भी आपको दिया हुआ है जूल पर ग्राम और सेल्सियस में। एक बात याद रखना, अगर ये सेल्सियस है तो ये भी सेल्सियस होना चाहिए, ये भी सेल्सियस, ये भी सेल्सियस। यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पर केजी पर केल्विन दिया हुआ हो और आप यहाँ सेल्सियस रख के कैलकुलेट कर दो, फिर तो हर हाल में आंसर गलत आएगा, कुछ भी सही नहीं होगा उसमें फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जब भी मैंने बोला था कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है जूल पर ग्राम सेल्सियस में। एक बात और बता दूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि 1 डिग्री केल्विन या सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है 1 केजी मास या 1 ग्राम मास को, तो यहाँ ग्राम में डील हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, हीट लॉस बाय कॉपर, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख लो, MC डेल्टा T। अच्छा देखो, हीट लॉस्ड बाय कॉपर इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। ये समझने में मुश्किल हो रही है? नहीं ना। देखो क्यों समझने में मुश्किल नहीं हो रही, टेम्परेचर किसका ज़्यादा था? बेशक टेम्परेचर कॉपर का ज़्यादा था, उसको गर्म किया आपने। और टेम्परेचर कम किसका था? टेम्परेचर ज़्यादा किसका था? कॉपर का। टेम्परेचर गर्म किसका था? वाटर का। जब आपने कॉपर को डाला वाटर में तो बड़ा टेम्परेचर किसका? बड़ा टेम्परेचर वाटर का। तो यानी हीट गेन किसने करी? देखो बेसिक हीट ट्रांसफ़र का लॉ क्या है? जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ से लो टेम्परेचर पे जानी है हीट। तो हाई टेम्परेचर कॉपर के पास था, कॉपर का टेम्परेचर हाई था, यानी हीट ट्रांसफ़र होनी है कॉपर से पानी के अंदर। कॉपर से, देखो याद रखना, कॉपर का अगर आपके पास टेम्परेचर ज़्यादा है, कॉपर का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफ़र होगी कॉपर से पानी के अंदर। बेसिक रूल है, हम पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ भी यही हुआ, जब भी फाइनल टेम्परेचर हमारे पास TF दोनों को मिलाकर आएगा। क्यों? क्योंकि अब कॉपर पानी के अंदर पड़ा हुआ है
समझ में आ गई ना बात। चलो, तो स्पेसिफिक हीट लॉस बाय कॉपर लिख लो, जो कि फॉर्मूला बनेगा एम सी, कॉपर है तो सी दोबारा लिखो, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्यों लिखवा रहे हैं इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि यहाँ चेंज इन टेम्परेचर होता है ना फॉर्मूले में। देखो ना, फॉर्मूले में चेंज इन टेम्परेचर है ना, ये देखो, 1 मिनट रुको ज़रा। ठीक है, सही है, लेकिन ज़रा ब्लू पेन से लिख लेते हैं, इंक खत्म हो गई है। एम सी सी डेल्टा टी इक्वल टू एम। अच्छा देखो, ये वाला मास किसका है, ये वाला मास कॉपर का है, ये वाला मास किसका है, पानी का है, और सी डब्ल्यू डेल्टा टी। ठीक है, क्या चाहिए, सी सी चाहिए ना, सी सी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एम सी डेल्टा टी। अच्छा अच्छा, ये याद रखना, ये टेम्परेचर, चलो मैं इसको खुलवाता हूँ तो बात समझ में आएगी। एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1, लेकिन किसके लिए, पानी के लिए। T2 क्या है, ये T2 है, ये T2 है आपके पास। ठीक है, इसको मिक्स ना करना। अच्छा, बस यहीं पे जो आप लोग थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो सकते हो, बाकी तो मुझे उम्मीद है कहीं कंफ्यूज नहीं हो गए। तो T2 माइनस T1 ये किसके लिए, पानी के लिए, ये किसके लिए, कॉपर के लिए। ठीक है, दोनों के लिए T2 सेम है, क्योंकि दोनों के लिए सेम क्यों आएगा, क्योंकि पानी के अंदर जा चुका है कॉपर, कॉपर में आ चुका है पानी। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं, क्या है 200 और CW 4.18 और T2 माइनस T1 30 माइनस 20। वाटर है ना, तो वाटर का टेम्परेचर 20 है ना, देखो ये रहा। MC जो कि हमें गिवन था ना, कितना था, 50 ग्राम था ना, 1 मिनट, हाँ 50 ग्राम, और T2 माइनस T1 सही है, नेगेटिव में आ जाएगी ये तो इस तरह से। 1 मिनट रुको, टेम्परेचर ना यहाँ पॉजिटिव में रखना है, तो इसको 100 माइनस 30 कर लो। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर को पॉजिटिव में रखना है। ठीक है, तो सही है, समझ में आ रहा है ना, हाई टेम्परेचर है इसलिए मैंने उसे पॉजिटिव में कर दिया। बाकी सब तो क्लियर है, आप ज़रा जस्ट कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर को यूज़ करो, हो जाएगा कैलकुलेट। तो 200 मल्टीप्लाई 4.18 मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 माइनस 30, द आंसर इज 2 और सही आ रहा है, वाटर से ज़्यादा ही आना चाहिए था। देखो यहाँ तो बल्कि वाटर का ज़्यादा आना चाहिए था, वाटर ठंडा होता है ना, वाटर से कम आना चाहिए था। यूनिट क्या है, जूल पर ग्राम सेल्सियस। ठीक है, चेक करते हैं ठीक है, गलत किया, हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, सही है। देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने बता दिए, अब भूलना मत ज़िंदगी भर, और भूल भी जाओ तो रिवाइज़ कर लेना, मसला नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ, रिवाइज़ कर लेता हूँ पर। ठीक है, फिर याद आ जाता है क्या पढ़ा था। बेसिक चीज़ें जो है ना वो तो हमेशा याद ही रहती हैं, जस्ट रिवीजन लगाए रखा करो, रिवीजन करते रहा करो। अच्छा, वीडियो में रोक नहीं सकता क्योंकि वीडियो एक हमारी उसमें बन रही है, एक सीरीज़ में बन रही है, तो अगर ये वीडियो रोकी तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बोर्ड बस मिटाने में मुश्किल हो रही है, वरना तो ये टाइम भी सेव करना था मुझे आप लोगों का। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे परमानेंट मार्कर से लिखती है, जबकि बोर्ड मार्कर है। मसला इंक का है, मसला इंक का है, बोर्ड का नहीं है। बोर्ड ख़राब होता तो पहले काम क्यों कर रहा था, बोर्ड थोड़ी ना ख़राब है, बोर्ड अपना सही है। ये लो, डबल मेहनत लग गई जितनी मेहनत मुझे बोलने में नहीं लग रही ना, उतनी मेहनत मुझे बोर्ड मिटाने में लग रही है। देखो यहाँ सही चल रहा है शायद, ठीक है चलो। तीसरा न्यूमेरिकल करते हैं। शाइनर लाना पड़ेगा, इस पर शाइनर लगेंगे ना ठीक हो जाएगा।
अच्छा चलो न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 निकाल लो। अच्छा ये जो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ना मैं, ये जो एम इंग्लिश सेंटर से करा रहा हूँ, ये हमने दिए थे उससे बुक के पीछे से, ठीक है। तो वर्क एग्जाम्पल भी दी हुई हैं और बुक के पीछे के भी दिए हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रखा है। अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम, गैस आपकी एक्सपेंड करती है V1 से V2 0.03 मीटर क्यूब। देखो समझो, ऐसे समझो, कंटेनर है, समझो आपके पास यहाँ तक थी गैस, वॉल्यूम था 0.03, अब यहाँ पर आ गई तो 0.06 मीटर क्यूब, V2 चलेगा 0.06 मीटर क्यूब, ठीक है भाइयों। अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, कितना प्रेशर है, P इज इक्वल टू 100 किलो पास्कल। याद रखना किलो का मतलब क्या है, अब आप लोग बड़े लेवल पर आए हुए हैं, 10⁻³ पास्कल। अब ज़रूरत नहीं है वो आप 1000 से डिवाइड करो, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कराओ फिर लिखो, भाई हमें पता है किलो 10⁻³ के बराबर होता है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। अगर आप लोग 9-10 के स्टूडेंट होते तो फिर वो ये बताता कि ये कैसे हुआ, अब नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वर्क का लिख लो, अब माशाल्लाह से आप लोगों को आ गया है चीज़ें। वर्क डन इज़ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल देख लेंगे फिर इरिवर्सिबल देख लेंगे, ठीक है। अच्छा एंड कंपेयर द रिज़ल्ट। देखो ये तो बड़ा सिंपल सवाल दिया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। W इज़ इक्वल टू P डेल्टा V, सॉरी, ठीक है। तो W इज़ इक्वल टू P कितना दिया हुआ है, और V कितना दिया हुआ है, 0, V2 पता है ना, V2 माइनस V1 में खुलेगा, W इज़ इक्वल टू P V2 माइनस V1, कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो 0.06 माइनस 0.03, तो W आ गया आपके पास रिवर्सिबल। अच्छा अब एक अजम्पशन ज़रा यहाँ पर सपोज करना, जब मैं बताऊँ फिर करना, अभी नहीं करना। तो 100 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 0.06 माइनस 0.03, द आंसर इज 3000 आ रहा है, ठीक है, 3000 क्या आएगा, जाउली आएगा ना, हाँ जाउली आएगा। अब देखो ये रिवर्सिबल है और इतना ही इरिवर्सिबल भी होगा, क्यों, याद रखना। देखो आप लॉसेस ले ही नहीं रहे, ठीक है, आप सिस्टम में लॉसेस नहीं ले रहे, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर रियल कंडीशन है ही नहीं कि जहाँ लॉसेस हो रहे हों, तो जितना रिवर्सिबल होगा और उतना इरिवर्सिबल मिलेगा, ठीक है। अगर लॉसेस ले लोगे तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेम नहीं होगा, तो वो जो रिजल्ट को बोल लेना जस्टिफाई करो या सेटिस्फाई करो, तो वो इसका यही बताना चाह रहे हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेम होगा। क्यों, क्योंकि हम कोई भी लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जब आप कोई प्रोसेस करते हो ना तो एनवायरनमेंट में हीट ज़ाया होती है आपकी, वो लॉस होता है, लेकिन यहाँ कोई लॉस नहीं होता क्योंकि यह आइडियल कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन हटा दी तो फिर इंटीग्रेशन लगानी पड़ जाएगी मुझे, और जो कि मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। एक और करते हैं, ये कर लेते हैं भाई, बोर्ड तो मिट नहीं रहा बोर्ड नहीं मिट रहा आज, बड़ा मुश्किल हो गई है, ठीक है। गिवन डेटा टू फाइंड, ठीक है चलो। अ सिस्टम अंडरगोज एन आइसोबैरिक प्रोसेस, कमेंट सेक्शन में बताओ आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। वेयर द प्रेशर इज कीप्ड कांस्टेंट। अब देखो उसमें उन्होंने लिखा हुआ भी है कि क्या है आइसोबैरिक प्रोसेस, वैसे तो लिखा हुआ है किलो पास्कल, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये बात गलत है कि किलो पास्कल मीन 10⁻³ अगेन, ठीक है, गलत नहीं है। इफ़ द वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम बढ़ा, ये तो वही आ गया दोबारा मेरे ख्याल से, 0.05 मीटर क्यूब, 0.08 मीटर क्यूब। इसी डायग्राम को देख लो, जस्ट इसको 5 कर लो, इसको 8 कर लो, ठीक है। कैलकुलेट द हीट एडिड टू द सिस्टम, कितनी हीट एडिट करी होगी सिस्टम में, ये कैलकुलेट करो। हीट एडिट जो करते हैं वो पॉजिटिव में होती है, और वो क्यों होती है हमारे पास, देखो हीट एडिट करोगे ना इसमें आप, यहाँ से
ऐड कर रहे हो तो यानी पॉजिटिव, क्यों? वाइल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, चेंज कितना आया इंटरनल एनर्जी में? -3900 जॉल। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है हीट का, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मसला क्या है, डेल्टा W नहीं है, W निकालते हैं, आ जाओ भाई, W निकालते हैं। इसके अंदर भी चेंज ही आ रहा है ना, ठीक है, एक साथ करा दूं, मतलब डायरेक्ट करा दूं, चलो डायरेक्ट करा देता हूँ। तो डेल्टा U माइनस, नहीं प्लस है बल्कि, प्लस डेल्टा W किसके बराबर होता है, देखो डेल्टा W इज इक्वल टू P डेल्टा V, तो P डेल्टा V और डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस P, और डेल्टा V किसके बराबर होता है, V2 माइनस V1, सब कुछ मौजूद है, बस अब कैलकुलेशन करो। -3900 प्लस प्रेशर कितना दिया हुआ है 150 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ लिख रहा हूँ V2 माइनस V1, 0.08 माइनस 0.05, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आओ कैलकुलेट करते हैं। इसका सबसे अच्छा पता है कैलकुलेट करने का तरीका क्या, ब्रैकेट बना लो, ब्रैकेट बना लोगे ना बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई अब कर लो, बस ब्रैकेट बना के कैलकुलेशन कर लिया करो, बड़ा आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में। सिक्स हंड्रेड जॉल, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। अब आप ये बात तो समझ गए होंगे कि न्यूमेरिकल नंबर 4 तो हम पहले ही कर चुके हैं, है ना, न्यूमेरिकल नंबर तो 4 हम पहले ही कर चुके हैं। अब कब किया, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो वर्क एग्जाम्पल 3 थी वो यही थी मेरे ख्याल से, 3 या 1, नहीं जो वर्क एग्जाम्पल 1 थी वो यही थी, 1 थी ना, हाँ वर्क एग्जाम्पल 1 यही थी। तो हमारा ये न्यूमेरिकल हो चुका है, ठीक है। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल था वो यही था जो चल रहा है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। देखो आपने क्या करना है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट को समझना है। टोटल हमने पाँच न्यूमेरिकल किए ना, हाँ 5 न्यूमेरिकल किए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना बच्चों।